यहाँ पर बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज 5। तो लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 तक आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है क्लास वर्क एक्सरसाइज 5। तो जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितना भी मैंने एपी और जीपी के बारे में आपको बताया है वो सब यूज करिए और ये क्वेश्चन हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है अगर ए बी सी ए बी में है, 1/c 1/d 1/e भी एपी में है, तो बच्चों अगर ए बी सी एपी में है तो दैट मीन्स आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। एक तो रिलेशन ये हो गया, क्योंकि मैंने बताया था अगर नंबर्स एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर होता है। सेम कहानी बच्चों 1/c 1/d 1/e के साथ भी है, वो भी एपी में, तो इसमें भी बीच वाले को जो डबल होता है वो बाकी दो के सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 2ce अपॉन सी प्लस ई। उसके बाद बच्चों आपको प्रूफ करना है कि ए सी ई जीपी में है। ये आपको प्रूफ करना है कि ए सी ई जीपी में है, और मैंने बताया था कि अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पता है आपको? और बच्चों अगर नहीं पता है तो नंबर्स अगर जीपी में है तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर नंबर्स आपको जीपी में दिखाने हैं तो आप दिखाओगे कि c बाय a का जो रेशियो होगा वही e बाय c का रेशियो होगा। दैट मींस इसको आप क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो बच्चों आपको किसी भी तरह से ये प्रूफ करना होगा कि जो c स्क्वायर है वो a e के इक्वल आएगा। अगर c स्क्वायर a e के इक्वल आ जाता है दैट मींस ये टर्म्स जीपी में। अब बच्चों आपका काम क्या होगा कि आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करो। तो कैसे करेंगे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कैसे करें बच्चों, सोच के बताइए सबसे पहले आप किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपने क्वेश्चन होपफुली स्टार्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन में एक रिलेशन आपके पास और भी गिवन है कि जो बी सी डी है वो भी जीपी में है। इसका मतलब जो सी स्क्वायर है वो बी डी के इक्वल है। तो बच्चों ये भी एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, ये भी एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों अब आपको क्या दिखाना है कि जो सी स्क्वायर है वो बी डी के भी इक्वल हो सकता है, और आप दिखा देंगे कि सी स्क्वायर ए ई के भी इक्वल है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप प्रूफ कर लेना। तो सी स्क्वायर की जगह आप पहले सी स्क्वायर लिखिए, क्योंकि सी स्क्वायर को चेंज मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहिए। बी और डी को रिप्लेस कर दीजिए। तो बच्चों बी कितना है, तो सर बी है आपका ए प्लस सी अपॉन 2। और बच्चों डी कितना है, तो सर डी है आपका 2ce अपॉन सी प्लस सी, है ना। ये है बच्चों। अब धीरे धीरे बच्चों उसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस सी टाइम्स सी ई होल डिवाइडेड बाय सी प्लस। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो बच्चों जो गिवन रिलेशन था ना उसी को यूज करना है। और ध्यान से देखो बच्चों, एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस गिवन रिलेशन को हमने यूज करना स्टार्ट किया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा c टाइम्स c प्लस ई इज इक्वल टू e टाइम्स a प्लस सी। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ई, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई सी दोनों तरफ आ गया, तो उसको आप कैंसिल कर देंगे। जैसे ही बच्चों आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो प्रूविंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको आपने सही ढंग से परफॉर्म कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख करके बच्चों आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 512। तो बच्चों जिस तरह से मैंने आपको एपी में बताया था कि एपी में तीन नंबर्स लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, उसी तरह से बच्चों जीपी में भी तीन नंबर्स जो होते हैं ए अपॉन आर। लिखना स्टार्ट करिए,
ए अपॉन आर, ए, ए आर। तो बच्चों इस बात को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अगर आपके पास एपी थी तो एपी में बच्चों 3 टर्म्स आप इस तरह से लेते हो, और बच्चों अगर एपी में 4 टर्म्स होते हैं तो वो आप इस तरह से ले रहे थे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एपी में 4 टर्म्स लेने का तरीका है। और अगर आपको लगता है गलत है तो आप इसका से माइनस करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, तो 2d आ जाएगा। यहाँ से भी 2d आएगा, यहाँ से भी 2d आएगा। और बच्चों अगर आपके पास आ गया कि अगर आपको एपी में 5 टर्म लिखो तो आप लिखोगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जरा चेक करिए ये एपी के 5 टर्म वैलिड है कि नहीं। तुम कहोगे सर इसका से डिफरेंस करेंगे तो डी आएगा, इसका से डिफरेंस करेंगे तो डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा। इसका मतलब सर जो लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके ऑड है, जैसे स्टार्टिंग वाले महीने में 3 टर्म लिए थे, तो ऑड वाले टर्म्स में जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये आप याद रखिएगा। और बच्चों आपको एक सिमेट्री टर्म्स में जनरेट करनी होती है, ताकि अगर आप एपी के इन टर्म्स को ऐड करें तो डी आपका कैंसिल हो जाए। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी डी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इस तरह से एपी के टर्म्स इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो जाए, क्योंकि हर बार एपी के क्वेश्चन में सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ द 4 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ द 5 टर्म्स ऑफ एपी, ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो बच्चों आप सोच के बताइए, अगर आपको सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एपी लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ये भी सोच के बताइए। बताइए कैसे लिखेंगे। सम ऑफ 6 टर्म्स के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है, यानी कि इवन है, यानी ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, उसमें बीच में ए नहीं आएगा। बच्चों जब आप सम ऑफ 4 टर्म्स लिख रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, 3d आ रहा था, यानी कि एक कम। और सम ऑफ 6 टर्म्स लेंगे तो उसमें क्या आएगा, 5d आएगा। ये बात समझ में। तो a माइनस 5d, फिर क्या आएगा, a माइनस 3d, फिर क्या आएगा, a माइनस d, फिर क्या आएगा बच्चों, a प्लस d, फिर क्या आएगा, a प्लस 3d, फिर क्या आएगा, a प्लस 5d। बच्चों चेक करो क्या ये जो आपने टर्म्स लिखे क्या वो सही है। तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे इसका से डिफरेंस लेते हैं तो 2d आता है, इसका से डिफरेंस लेते हैं तो 2d आता है। तो ये डिफरेंसेस जो है लगातार 2d आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने सिमेट्री जज करना देख ली तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास वही टर्म्स निकल के आएंगे। क्या नहीं है बच्चों, डिफरेंस आप लिख करके चेक कर लीजिए, -3d और माइनस माइनस प्लस 5d हो जाएगा। तो 5d माइनस 3d 2d होता है। तो बच्चों कॉपी में लिख करके अपने डिफरेंसेस एक बार चेक कर लीजिएगा, डिफरेंसेस लगातार वही आएंगे। तो ये आपने पहली बार एपी में 6 टर्म्स को लिखने की सिमेट्री देखी। उसी तरीके से एपी में 7 टर्म्स भी लिखे जा सकते हैं, जिसको आप अपने घर पे लिख के चेक करेंगे। और 7 टर्म्स को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला फंडा जो कि आपने 3 टर्म्स के लिए लिखा था। कौन सा फंडा, जो आपने 5 टर्म्स के लिए लिखा था। उसमें मिडिल टर्म हमेशा बच्चों क्या होगा, मैंने बता दिया था, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो मिडिल टर्म उसमें ए आता है। और अगर आपने देखा कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस डी रहता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2d रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ एपी के 7 टर्म्स लिखें तो वो भी लिखे जा सकते हैं। तो एपी के जब 7 टर्म लिखेंगे तो वो आपने घर पे एक बार लिख के चेक करिएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि टर्म्स में सिमेट्री होनी चाहिए, ताकि जब आप उनको ऐड करें तो वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो बच्चों ये जो बात मैंने बताई ये सेम बात आपकी जीपी के लिए भी वैलिड होती है। जीपी में भी इसी तरह से हम टर्म्स लेते हैं, बस जो जीपी के क्वेश्चंस बनते हैं उन जीपी के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है कि एपी में उन टर्म्स का सम गिवन रहता है, जीपी में इन टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन रहता है। और हम सिमेट्री टर्म्स में ऐसे बनाते हैं ताकि प्रोडक्ट करने पर आर और आर कैंसिल हो जाए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आर होता है वहां पर डी होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं।
ये तो मैंने अभी आपको थ्योरी थोड़ी सी एड ऑन की थी। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स या 3 नंबर्स इन जीपी इज 512। तो बच्चों एपी में आप समझ चुके हैं, अब आप समझ रहे हैं जीपी में। तो जीपी में क्या गिवन है कि 3 नंबर्स जो है ए अपॉन आर इंटू ए आर, इन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 512 ये गिवन है आपके पास। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए क्यूब आ जाएगा 512। तो बच्चों आप बता सकते हैं 512 का क्यूब रूट क्या होता है? क्या होता है? 8 होता है। तो हम बच्चों डायरेक्टली यहाँ पर ए की वैल्यू 8 लिख लेते हैं, जैसा कि आपने बताया। ओके, फिर ये कह रहा इफ 8 बी एडेड टू फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या था? ए अपॉन आर, उसमें क्या ऐड किया? 8 एंड 6 टू द सेकेंड। बच्चों सेकेंड वाले टर्म में 6 ऐड किया। देखो क्या लिखा है, इफ 8 बी एडेड टू द फर्स्ट 6 टू बी द सेकेंड, यानी थर्ड वाले के साथ कुछ नहीं हुआ। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनी है बच्चों, वो किसमें हो गई है? एपी में। अगर ये बच्चों एपी में सीरीज होगी तो जो बीच वाले का डबल होगा, जो बीच वाले का डबल होगा वो बाकी दो के सम के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस आर, यानी कि 8 प्लस 6 इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ए कितना है? 8 अपॉन आर। ए, ध्यान से देख रहे हैं क्या आएगा बच्चों, बताइए क्या आएगा? 8 प्लस 8 आर। अब आप सही बता पाए कि आपने इस इक्वेशन में जो ए निकाला था ना उसको प्लेस करना था, इसलिए आपने ए की जगह यहाँ पर 8 को प्लेस कर दिया। बच्चों ए आप ऊपर निकाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो। बच्चों कितना आया? 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 दूनी 28 यानी 28। अब कितना बचा बच्चों? ओके सर, इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन लेने पर क्या आ रहा है? 1/r प्लस 1 प्लस आर, ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए और हमको बताइए आर कितना आएगा। तो होपफुली आपने कैलकुलेशन किया होगा, और कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा कुछ कैलकुलेशन आया होगा, और उसमें आर की वैल्यू आ रही है 1/2 और 2। तो बच्चों ये आर की 2 वैल्यूज निकल करके आ गई है। अब इन 2 वैल्यूज के निकलने के बाद अब आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। एक बार आप आर की वैल्यू हाफ लीजिएगा, एक बार आर की वैल्यू आप 2 लीजिएगा, तो आपके पास क्या निकल आएगी? वो सीरीज निकल आएगी जिसमें 3 नंबर्स किसमें थे? जीपी में। तो बच्चों वो सीरीज क्या थी? वो थी आपके पास ए अपॉन आर, ए ए आर। तो बच्चे आर क्या है? 8 है। ए क्या है आपका? 8 है। और आर क्या है आपका? 2 और 1/2। ये देखो बच्चों मैंने निकाला हुआ है 2 और 1/2। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बार ए की वैल्यू 8 यूज करते हैं और आर की वैल्यू 2 यूज करते हैं, फिर हम ए की वैल्यू 8 यूज करते हैं, फिर आर की वैल्यू 1/2 यूज करते हैं। तो ए अपॉन आर, ए ए आर, ठीक है। मुझे हो गया 4, 8 और 16। फिर से हम दोबारा करते हैं, ए अपॉन आर, ए ए आर। 8 आर क्या है? 1/2। ए कितना है? 8 ए आर, ये हो गया 16, 8 और 4। तो बच्चों ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन काफी इजी था, सिर्फ जैसे जैसे इसने कहा था वैसे वैसे मैंने काम किया और क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें बेस्ट। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। लिखा है फाइंड 4 नंबर्स, find 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9
एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। अगर आपको एपी की तरह जीपी में टर्म्स में सिमेट्री क्रिएट करना नहीं आती है तो आप क्या लेंगे, पहला टर्म ए लेंगे, फिर ए आर लेंगे, फिर ए आर स्क्वायर लेंगे, फिर ए आर क्यूब लेंगे, क्योंकि आपको चार टर्म लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से भी टर्म्स का अंदाजा है कि टर्म्स को हम इस तरह से लेते हैं तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। तो बच्चों जल्दी से अंदाजा लगा के बताइए कि हम जीपी में चार टर्म्स कौन से कंसिडर करेंगे। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा अब तक कि अगर आप एपी ले रहे थे और एपी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चार टर्म्स लेने हैं तो उसमें था ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। लेकिन बच्चों अभी ये क्वेश्चन बदल गया, ये जीपी में है, तो जीपी में भी हम उसी तरह का काम करेंगे। वहां बच्चों थ्री डी चल रहा था, यहाँ पे आर चलता है। ये होगा पहला टर्म ए अपॉन आर क्यूब। क्या होगा, ए अपॉन आर क्यूब। वहां पे बच्चों था ए माइनस थ्री डी, फिर था ए माइनस डी, फिर इसके बाद होता है ए अपॉन आर, फिर इसके बाद होगा ए आर, और फिर इसके बाद होगा ए आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरह से लेने के टर्म्स होंगे मेथड। अब बच्चों ये जो मैंने टर्म्स लिए अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके पास ए बचेगा, आर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को आसान करने के लिए जीपी में इसी तरह से टर्म्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जीपी में मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने थे तो मैंने ये लिए थे, बिल्कुल एपी की तरह काम कर रहा है। जैसे एपी में मिडिल टर्म ए होता है उसी तरह से जीपी में भी मिडिल टर्म ए होता है। यहाँ पर अब आपको बताना होगा बच्चों सोच करके, अगर हम जीपी में चार टर्म्स लेते हैं तो वो चार टर्म्स अब आपको क्लियर है वो किस तरह से लेने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि अगर मेरे को जीपी में पांच टर्म लेने तो मैं कैसे लेता हूँ, तो कहते हैं सर एपी में लेते थे पांच टर्म, एक बार चेक कर लेते हैं सर, एपी में लेते थे ए माइनस टू डी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे, ए अपॉन आर, फिर क्या लेंगे ए, फिर क्या लेंगे ए आर, फिर क्या लेंगे ए आर स्क्वायर। तो ये बच्चों कौन से टर्म्स हो गए, पांच टर्म्स हो गए किसमें, जीपी में। तो देखो बच्चों पांच क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी आएगी तो उसमें भी एपी की तरह बीच में क्या होता है, ए ही होता है। तो बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, जब आप एपी कर रहे थे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस आपका डी आ रहा था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस आपका टू डी आ रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपने जीपी में देखा कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले लें तो कॉमन रेशियो आ रहा है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, मतलब ए को डिवाइड करिए ए अपॉन आर से। तो बच्चों ए को जब हम ए अपॉन आर से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर आ रहा है, जब हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं। यहाँ पे भी देखो मैंने बच्चों ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो एबी में जो बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है वो टू डी होता है और जीपी में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होता है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए, इसी से ही आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप इस सिमेट्री नहीं जज कर पा रहे हैं तो आपको हर बार क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, इसलिए इस सिमेट्री को बार बार जज करने की कोशिश करिए। और ये आपके थ्योरी नोट्स है तो मैं इनको किनारे स्टिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे चालू करूंगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम टर्म्स को ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका कम हो सकता है अगर आपको इतनी जानकारी और हो जाए। क्या लिखा है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज। तो फोर नंबर्स बच्चों आप ले लें, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, इस तरह से बच्चों लेते हैं। क्या कह रहा है, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, बच्चों ये हो गया थर्ड टर्म, दिस इज ए आर, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। फर्स्ट टर्म कहाँ है, ये बाय 9, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म,
second term is a upon r is greater than the fourth term by 80. ठीक है, समझ में आया? बच्चों ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। वेरिएबल कितने हैं? ए और आर। आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी और आंसर आपके पास तुरंत निकल करके आ जाएगा। अब बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली इसको सॉल्व करते हैं, कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं, उतनी जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्टार्ट करिए। जो होपफुली आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपने जैसे कि मेथड नंबर 1 से किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेथड नंबर 2 भी हो सकता है, तो मेथड नंबर 2 से भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है कि आप उसमें फर्स्ट टर्म ए ले लें, ए आर ले लें, ए आर स्क्वायर ले लें, ए आर क्यूब ले लें, तो इस तरह से भी आप इक्वेशंस बना के कर सकते हैं। उसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करके इस तरह से लिखना, सेकेंड इक्वेशन को रीराइट करके बच्चों इस तरह से लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो। जैसे ही बच्चों डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पर आप क्या करना, इससे माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल देना, तो ये भी आर स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और आर की वैल्यू बच्चों -2 किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट्स से आपने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a टाइम्स आर स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 - 1 कितना हुआ 3 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब बच्चों अब अपनी सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं, वो थी a आर स्क्वायर, a आर क्यूब। ये बच्चों आपकी सीक्वेंस निकल आई, यानी कि पहला टर्म आपका 3 है, दूसरा टर्म -6 है, तीसरा टर्म बच्चों हुआ 12 हुआ, और उसके बाद वाला टर्म कितना हुआ -24। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये सीक्वेंस निकल करके आ गई, ठीक है। तो बच्चों ये सीक्वेंस आपकी निकल के आ गई है और ये क्वेश्चन फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोग का हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेस्ट हो सकता है। अगर एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से भी ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्राई करके निकालते हैं। देखिए बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो एबीसी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी किसमें होंगे बच्चों, जीपी में होंगे। तो बच्चों अगर ये जीपी में है, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि जो बीच वाले का डबल है वो बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ये जीपी में, तो आप क्या लिखोगे कि ए बी प्लस बी सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि आपने बताया है कि अगर नंबर्स जीपी में होंगे तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बच्चों आप कैसे भी करके अब ये प्रूफ करने की कोशिश करिए, और इसमें हर जगह आप एक रिलेशन यूज कर सकते हैं जो आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्योंकि एबीसी पहले से ही जीपी में ये गिवन भी था। आपको प्रूफ करना है ये टर्म्स जीपी में हो। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप करिए इनको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलएचएस और आरएचएस इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, या पहले आप राइट हैंड साइड को कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। करिए। तो बच्चों ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है ए सी, बी स्क्वायर कितना है ए सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों ये क्या हो गया, कहोगे सर इसमें से ए कॉमन है, तो ये हो गया ए प्लस सी। सर इसमें से सी कॉमन है, तो हमने सी बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये भी क्या बन गया, ए प्लस सी, ठीक। तो बच्चों ये क्या बन गया, सी ए टाइम्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब बच्चों आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है पार्ट, उसमें भी ऐसा ही कुछ अपीयर होना चाहिए।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है ए सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बच्चों कितना है, ये ए सी इंटू सी स्क्वायर, प्लस क्या होता है टू ए सी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर फिर से क्या है बच्चों ए सी। जरा सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए, तो AC आपको तीनों जगह कॉमन भी दिखेगा, तो AC को बच्चों आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC, तो बच्चों ये क्या हो गया AC टाइम्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब LHS और RHS आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रूफ कर लिया कि ये टर्म्स किसमें है बच्चों, GP में।